दोस्तों ब्लॉगिंग मैट्रिक्स में मैं धीरज आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हमारे खास मेहमान हैं अंकित सिंगला। अंकित सिंगला ब्लॉगिंग की दुनिया में एक काफ़ी जाना पहचाना नाम है। सिर्फ ब्लॉगिंग नहीं, एफिलिएट मार्केटर भी हैं वो, और साथ ही साथ एक यूट्यूबर भी हैं। उनके दो यूट्यूब के चैनल्स चलते हैं जो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं ये भी बता दूँ उनके बारे में, जब मैं आज के इंटरव्यू के बारे में उनसे टाइम मांगा था तो वो, हालांकि तबीयत उनका कुछ ठीक था नहीं, मैं उस वक्त समझ नहीं पाया था। और बाद में जब मुझे बात हुई उनसे, जब उन्होंने मुझे टाइम दिया, तो मैं समझा कि हाँ, उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी। फिर भी उन्होंने अपना बात को रखा और उन्होंने अपना टाइम दिया। इस वीडियो में आप उनके कुछ स्ट्रेटजीज, टिप्स, ट्रिक्स, ये सारा कुछ जान पाएंगे। किस तरह से उन्होंने एक मंथ में, दोस्तों एक मंथ में उन्होंने $10,000 सिर्फ एफिलिएट इनकम की। तो उस बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और एक बात मैं अंकित भाई के लिए ये भी बोलना चाहूँगा कि अंकित भाई, हम सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करें कि आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं, ताकि जो आपके एक्टिवनेस है वो फिर देखा जा सके। और दोस्तों ये भी बोलना चाहूँगा, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रही। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज हमारे साथ है अंकित सिंगला भाई। इनके बारे में जितना मैं बोलूं शायद उतना कम हो। ये एक प्रो ब्लॉगर है, एक एफिलिएट मार्केटर है, अभी एक यूट्यूबर भी है। साथ ही साथ इन्होंने ब्लॉगिंग की दुनिया में इंडिया की तरफ से एक बहुत बड़ा नाम किया है। इसके बारे में मैं उनके मुंह से ही सुनना पसंद करूंगा, क्योंकि ये बहुत ही एक बड़ा अचीवमेंट है और एक तरह से इंस्पिरेशन है इंडियंस के लिए कि वो ब्लॉगिंग की दुनिया में आए। तो चलिए ब्लॉगिंग मैट्रिक्स पे स्वागत करते हैं अंकित भाई का। अंकित भाई, आपका ब्लॉगिंग मैट्रिक्स पे मैं धीरज दिल से स्वागत करता हूँ। थैंक यू भाई, धीरज भाई, थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन। और ऐसा कुछ नहीं है यार कि इंडिया में बहुत कुछ नाम कमाया है, ऐसा कुछ नहीं है। बस अपना अपना एफर्ट दे रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। लोगों को, फ्रेंड्स को आपका सपोर्ट है तो उनको पसंद आता है। बस यही काफी अपने लिए तो। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहला क्वेश्चन जो सब कोई आपसे पूछता है, मैं भी आपसे वही सवाल करूंगा। जी। आपके थोड़ा आपके बारे में डिटेल्स जानना चाहूंगा, पर उसके साथ वो एक अचीवमेंट भी जानना चाहेंगे, वो आपके मुंह से ही सुनना पसंद करेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और मेरे मेरे लिए, मैं अपने तरफ से सोचता हूँ कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि ये एक इंस्पिरेशन है मेरे जैसे। मैं हम्म। जैसे हूँ, आप लोग जैसे आप हुए, सिद्धार्थ भाई हुए, सचिन भाई, इन लोगों को देख के मैं जिंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ। तो मेरे जैसे ब्लॉगर्स के लिए, यूट्यूबर्स के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि एक वर्ल्ड लेवल प्लेटफॉर्म पे जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये मैं आपसे जानना चाहूँ थोड़ा सा इंट्रो और उस अचीवमेंट के बारे ओके, तो इंट्रोडक्शन, मेरा नाम अंकित सिंगला है और मैं आज से लगभग 9-10 साल पहले से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। उस टाइम पे मैं अपने कॉलेज में था, मैं पॉलिटेक्निक कर रहा था। तो जहाँ मेरे एक फ्रेंड ने मुझे मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी के बारे में इंट्रोड्यूस किया। उससे पहले मुझे इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं था कि ये होता क्या है। तो एक्साइटमेंट थी कि यार हम भी कुछ करेंगे, कुछ पैसा वैसा कमाएंगे। तो मैंने वो कंपनी ज्वाइन करी। लेकिन बिकॉज उस टाइम मेरी एज बहुत कम थी, आई गेस 17 का था मैं शायद। में। तो लीगलाइज नहीं कोई हुए थे। हाँ, कोई सोशल नेटवर्क नहीं था मेरा, इतना कुछ खास स्ट्रॉन्ग नेटवर्क नहीं था। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग का बेस यही होता है कि आपको रेफरल्स ज्वाइन करवाने होते हैं। अब मेरा कनेक्शन इतना स्ट्रांग नहीं था तो मैं रेफरेंस ज्वाइन नहीं करवा पाया। और जो एक दो फ्रेंड्स करवाए उनसे थोड़ा मतभेद हो गई, मतलब कुछ इश्यूज हो गए कि दे वांटेड मी कि यार मेरे पैसे वापस करो। तो उस चक्कर में कुछ वो, और जो कुछ मैंने घर से लेकर इन्वेस्ट किया था, तो वो सारा मिला के मेरे को मतलब पैसे अरेंज करने थे। एक किस्म से कह दो तो कर्ज था मेरे ऊपर जो मेरे को पूरा करना था। तो उसके चक्कर में मेरे को कुछ पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ी। आप आधार कार्ड के बारे में जानते हो, तो आधार कार्ड में मैंने एज ए डेटा एंट्री गाय मैंने जॉब की हुई है। उस टाइम पे मेरे को 100 रुपीज पर डे मिलते थे। तो ये ऐसी मेरी कुछ जर्नी रही है। उस टाइम मैं फर्स्ट टाइम मैंने, मतलब जो मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी थी, उनका एक सेमिनार हुआ था जिसमें मुझे फर्स्ट टाइम पता चला कि आप वेबसाइट से और गूगल एडसेंस से अर्निंग कर सकते हो। जी। तो वहां तो मेरा कुछ हुआ नहीं, लेकिन वहां से मेरे को कंसेप्ट मिल गया कि हम इंटरनेट से अर्निंग कर सकते हैं। तो उसके बाद जिस मैं कॉलेज में था वो कॉलेज बिल्कुल फ्रेश न्यू कॉलेज था, मतलब मैं उसके फर्स्ट बैच में था। तो कॉलेज नया था तो उस कॉलेज की कोई वेबसाइट नहीं थी। तो मेरे एक फ्रेंड ने क्या किया, उसका एक ब्लॉग बनाया
और ब्लॉग बना के पूरे कॉलेज में उसको बता दिया कि आपको कोई कॉलेज नोट्स चाहिए या क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आपको इस ब्लॉग में मिल जाएंगे। तो वहां से मुझे पता चला कि ब्लॉग नाम की भी कुछ चीज होती है। तो मैंने अपने फ्रेंड से पूछा यार ये कब किस किस ड्यूरेशन की बात है? अब इससे सात ये आठ लग, साल मतलब 2008 के करीब, 8 नहीं, 2009 मान लीजिए नौ आप, नौ नौ के करीब। हाँ, हाँ। 9 के आसपास, ठीक है। तो उस टाइम पहली बार मुझे ब्लॉग के बारे में पता चला था। हम्म, तो बस फिर मैं कोई सिखाने वाला तो देखो होता नहीं है, कोई आपको साथ बैठ के सिखाए स्टेप बाय स्टेप, ऐसा कोई मिलता नहीं है। तो बस मैंने गूगल का सहारा लिया, गूगल से हेल्प ली और सर्च करता रहा। बस दिस इज हाउ आई केम इनटू ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग में आया, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे कि कैसी जर्नी रही मेरी। जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे आपकी साइड से तो डिस्कस करेंगे। बाकी जर्नी मेरी यही है, ब्लॉगिंग में आया। और आई गेस मुझे नहीं पता आप किस अचीवमेंट की बात कर रहे हो, अगर थोड़ा सा बता सकते हो तो मैं उसके बारे में जरूर एक्सप्लेन करूंगा। सेमरस के बारे में आप जो पहले जज एज सैमरस के बारे में, जी जी। हाँ तो सैमरस का मैं एज एन एफिलिएट हूँ। मैं उनके लिए मैं एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ, एफिलिएट मार्केटर हूँ। तो उनका अभी एक ग्लोबल कॉन्टेस्ट हुआ था, ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट। उसमें इंडिया से जज सिर्फ मैं ही था, मतलब उनके कॉन्टेस्ट में 3 जज थे और इंडिया से सिर्फ मैं ही था। और जिसमें कि तो प्रदीप गोयल सर ने भी उसमें एक रैंक किया सर, थर्ड सेकंड उनका आर्टिकल रैंक किया था। शायद प्रदीप भाई शायद इंडियन कॉन्टेस्ट में थे, ब्लॉगिंग जो इंडियन अच्छा। कॉन्टेस्ट था। जी जी। मैं मैं ग्लोबल कॉन्टेस्ट में था, जो अच्छा अच्छा। वर्ल्ड वाइड था। हाँ मैं उसमें था और उसमें मैं जज था, पार्टिसिपेंट नहीं था, मैं नहीं जज नहीं, था। वो पार्टिसिपेंट थे, मैंने देखा था उनका आर्टिकल, मैं उनको हाँ काफी फॉलो राइट, करता हूँ। हाँ वो पार्टिसिपेंट थे और वो इंडियन कॉन्टेस्ट में थे शायद, जहां तक मुझे ध्यान है। और मैं ग्लोबल कॉन्टेस्ट में जज था। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि इंडिया से मैं सिलेक्ट हुआ। ये सिर्फ आपके लिए नहीं, ये हम सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए आज एक ग्लोबल फेस आप बने हैं। सीधी सी बात है, आज एक ग्लोबल फेस बने हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आपके पीछे आज हजारों ब्लॉगर्स हैं जिनका भी स्कोप कल को आएगा, इसी बेसिस पे कि हाँ, राइट, इंडिया के पास टैलेंट है। ब्लॉगिंग की दुनिया में भी है, यूट्यूब की तो चलिए, अमित भाई अपना है, बिल्कुल अमित बिल्कुल भंडाना आजकल आज के डेट पे यूएस पे भी डंका बजा दे रहे हैं। मगर आज ब्लॉगिंग बिल्कुल। की दुनिया में भी आज हैं हम लोग, और एज एफिलिएट मार्केटर भी हम लोग हैं। ये बहुत बड़ी हम किसी से अचीवमेंट कम, है। इंडियंस किसी से कम नहीं है। हाँ, तो फिर आप मुझे एक बात बताइए, हाँ, कि जैसे आप प्रीवियस जो काम किए हुए हैं, अभी जो काम कर रहे हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस आप देख पाते हैं? जैसे कि 2009 या 8 10 के, या जो भी आप समय से आप स्टार्ट किए थे, उस वक्त की ब्लॉगिंग की दुनिया या जर्नी, और आज की दुनिया में जर्नी में आप जरा सा डिफरेंस। बिल्कुल डेफिनेटली, मैं स्टार्ट करना चाहूंगा गूगल से ही, क्योंकि गूगल जी से ही सब कुछ सीखा है मैंने। तो हम्म, थोड़ा सा गूगल के बारे में बात करते हैं। जी जी जरूर। उस टाइम पे गूगल क्या था? गूगल एक सर्च इंजन था। हम्म, अभी भी सर्च इंजन है, लेकिन डिफरेंस क्या है वो मैं शेयर करना चाहूंगा। गूगल एक सर्च इंजन था, मतलब जो यूजर सर्च कर रहा है, गूगल का काम था कि सिर्फ उसको जहां मिल जाए, किसी भी वेब पेज में मिल जाए, वो कीवर्ड मिल जाए, तो कीवर्ड्स को फाइंड करता था। ठीक है। तो उस टाइम पे ब्लॉग लिखना, रैंक करवाना बहुत आसान था, मतलब सिर्फ कीवर्ड स्टफिंग कर दी, पुअर कंटेंट है कोई मतलब नहीं है, हाँ बस कीवर्ड्स होने चाहिए आपके टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, कंटेंट में, टैग्स डाल दिया आपने तो आप रैंक कर जाते थे। हम्म, तो ऐसे ही था लिंक बिल्डिंग के साथ, अपने सेम एंकर टैग्स पे लिंक्स बना दिए तो आपका आर्टिकल रैंक हो गया। उस टाइम पे बहुत आसान था, लेकिन आज के टाइम पे गूगल सर्च इंजन नहीं है, मैं मैं इसको बोलता हूँ क्वेश्चन इंजन। तो जी गूगल एक क्वेश्चन इंजन है। आप गूगल से क्वेश्चन पूछते हो तो उसका एग्जैक्ट आंसर देता है, जी बेस्ट से बेस्ट आंसर देगा। उसका काम सिर्फ सर्च करना नहीं है, उसका काम है यूजर को आंसर देना, जी और जी वो भी हाई क्वालिटी आंसर। जी जी तो जी। जो दोनों में डिफरेंस मैं नोटिस करता हूँ, वो नोटिस ये है कि पहले आप कीवर्ड स्टफिंग करते थे, कंटेंट कैसा भी है, खराब है, वो सब रैंक कर जाएगा। लेकिन आज के डेट पे आपको यूजर के इंटेंट को समझना होता है, यूजर क्या सर्च कर रहा है, उसको क्या चाहिए, उसकी नीड्स क्या है, उसके पेन पॉइंट्स क्या है। अगर आपका यूजर आपके कंटेंट से सेटिस्फाई नहीं है तो गूगल भी आपके आर्टिकल को रैंक नहीं करवाएगा। नो मैटर आप कितना प्रमोशन कर लो, नो मैटर आप कितनी लिंक बिल्डिंग कर लो, कितना अच्छा कंटेंट लिख लो, अगर यूजर को पसंद नहीं है ना कंटेंट, तो वो कंटेंट कभी रैंक नहीं होगा। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है ये है। गूगल बहुत बहुत स्मार्ट हो गया है अभी यूजर को हाई क्वालिटी कंटेंट देने के लिए। तो डेफिनेटली इसके साथ साथ एज ए ब्लॉगर हमको भी काम करना जरूरी है कि हम कंटेंट यूजर को समझें, उसकी नीड को समझें, बजाय सिर्फ कंटेंट लिखने के वी शुड फोकस ऑन कि यार इस कंटेंट के अंदर क्या होना चाहिए, यूजर को किससे हेल्प मिलेगी। तो जो न्यू ब्लॉगर्स हैं उनको मैं ये
एक एडवाइस देना चाहूंगा कि जब आप कंटेंट लिख रहे हो अपना, तो सिर्फ कीवर्ड से मत खेलो। एक टर्म होती है टॉपिक। एक तो आप एक ही कीवर्ड पे फोकस कर रहे हो, अगर आप उसके अराउंड पूरे टॉपिक को कवर करो, उस टॉपिक के अंदर, मतलब कहने का मतलब ये है कि यूजर की नीड को समझो कि यूजर को क्या क्या चाहिए। हो सकता है उसको खुद ना पता हो कि मुझे यार ये भी चाहिए, मतलब एक टॉपिक, एक कीवर्ड के अराउंड आप क्या क्या लिख सकते हो। जैसे अगर आप किसी रेसिपी की बात कर रहे हो, तो रेसिपी में पूरा इंग्रेडिएंट्स क्या डलेंगे, कितना कितना कुकिंग टाइम है उसका, या फिर उसमें क्या क्या डालना है, या फिर और कैसे कैसे उसको आप फ्लेवर कर सकते हो। मतलब जितनी इंफॉर्मेशन हो सकती है बेस्ट से बेस्ट आप उतना देने की कोशिश करो, जिससे यूजर किसी और आर्टिकल पे ना जाए। आपके आर्टिकल से अगर अधूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी तो डेफिनेटली वो गूगल पे जाएगा और ज्यादा पढ़ने के लिए। जी 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 वो ना करके अगर आपके आर्टिकल में सब कुछ है तो वो आपके आर्टिकल से ही खुश हो जाएगा, और जितना आपका यूजर खुश है गूगल भी खुश है आपसे। जी जी। तो ये एक डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है। एज अ प्रो ब्लॉगर मैं जानना चाहूंगा कि आप आपका आपका डेली का शेड्यूल किस तरह से, ये थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है पर मैं ये आपसे पूछूंगा। डेली का स्केड्यूल मेरा बहुत ही उल्ट पुल्ट है, बहुत खराब है। मैं अभी तो मैं काफी लेट नाइट तक काम करता हूँ, 2-3 बजे तक काम करता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को नाइट में मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि किसी की डिस्टरबेंस नहीं है, कोई व्हाट्सएप मैसेजेस नहीं है, कोई कॉल नहीं है, तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है मेरे को। पर अभी कोई हेल्थ इश्यूज हैं तो आई एम स्विचिंग माई स्केड्यूल, मॉर्निंग थोड़ा सा करने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे पूरा दिन मेरा ऐसे ही चाहता है कि लेट नाइट काम करना, उसके बाद फिर सुबह 9-10 बजे तक आराम से जगता हूँ, कोई जल्दी नहीं है। घर पे रूम ऑफिस सेटअप किया हुआ है, अभी मैं अपने ऑफिस रूम में ही हूँ, तो कहीं जाना नहीं है, कोई जल्दी है नहीं किसी चीज की। बाकी घर पे काम करना, क्लाइंट्स देखना और अपने ब्लॉग को हैंडल करना, यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना, मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है, उसके लिए भी मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ, तो पूरा दिन इसी में निकलता है। उस पे भी हाँ आएंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब उस पे भी आएंगे, ठीक है। तो ओके। सर आप एक बात बताइए कि जैसे कि गूगल एडसेंस के बारे में आपको पता है, ये चीज मैंने आपके ब्लॉग्स में वगैरह में भी देखा, आप मगर एडसेंस की तरफ आपका रुझान नहीं है, जी। आप एडसेंस की तरफ नहीं, सिवाय यूट्यूब के, यूट्यूब यूट्यूब पे। जैसे, हाँ। तो ऐसा क्यों, क्या कारण है कि आप एडसेंस को उतना वाइटल रोल पे नहीं प्ले करते हैं, कि जबकि कंपेरेटिवली अगर देखा जाए तो जो बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं, आप हर्ष अग्रवाल को देखिए, वो एक अच्छा खासा वो कमाते हैं एडसेंस के थ्रू से, ऐसा क्यों, जी, आपका सोच क्यों है ऐसा? मेरा मानना ये है कि अगर आप गूगल एडसेंस से अर्निंग करना चाहते हैं तो आपके ब्लॉग की पहली बात तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक होना चाहिए, क्योंकि एडसेंस की सीपीसी कम हो जाती है अगर आपका क्वालिटी ट्रैफिक नहीं है। जैसे मोस्टली ट्रैफिक अगर इंडिया से आ रहा है हमारा, तो डेफिनेटली आपकी सीपीसी कम मिलेगी, और उस केस में हमारे देश में इतना ज्यादा हाई ट्रैफिक नहीं होता कि 1 लाख 2 लाख ट्रैफिक रोज का आ रहा है। अगर आपका ट्रैफिक बहुत ज्यादा है देन डेफिनेटली गूगल एडसेंस से आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो। लेकिन ब्लॉगिंग निश में या मेरे निश में इतना इतना ज्यादा हाई ट्रैफिक नहीं होता, और स्पेशली उनको पता है, दे आर ब्लॉगर्स, तो उनको पता ही है यार ये गूगल एड है, तो हम्म। डेफिनेटली दे विल नॉट क्लिक ऑन माई एड्स। और साथ में अगर मैं एट द सेम केस अगर मैं एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो जो कि मैं अभी करता हूँ अपने ब्लॉग पे, जी। एफिलिएट मार्केटिंग से एक तो मेरा ब्लॉग नीट एंड क्लीन दिखेगा, हम्म, बजाय किसी बैनर बैनर दिखाने के या फिर रैंडम एड्स दिखाने के। हम्म, गूगल एड्स में आई डोंट हैव एनी कंट्रोल कौन सी एड शो होगी, बट एफिलिएट मार्केटिंग में आई हैव फुल कंट्रोल, मैं कौन से प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा हूँ, कौन सा बैनर दिखा रहा हूँ, आई हैव फुल कंट्रोल। तो उस केस में रेवेन्यू वाइज देखा जाए तो बहुत मेजर डिफरेंस है गूगल एडसेंस में और एफिलिएट मार्केटिंग में। और डेफिनेटली जैसे मैंने बोला कि अभी 2019 में यूजर एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। जी जी जी। तो और पेज स्पीड भी आप जानते ही हो, पेज स्पीड एक रैंकिंग फैक्टर है। तो हम्म, उसमें अगर आप गूगल एडसेंस लगा रहे हो तो डेफिनेटली एक तो यूजर एक्सपीरियंस खराब होगा, पेज को टाइम लगेगा लोड होने में। तो दैट्स व्हाई आई प्रेफर कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग करूं, डिजाइन नीट एंड क्लीन रहे, यूजर खुश रहे। यूजर खुश रहेगा तो बार बार आएगा ब्लॉग पे, और जितनी बार आएगा उतनी ज्यादा रेवेन्यू बनेगा अपना डेफिनेटली। ठीक है। अभी देखिए, मैं तीन सवाल तीन तरह से करूंगा, तीन फैक्टर की तीन सेक्टर्स पे आप प्ले कर रहे हैं, ब्लॉगर, ओके। एफिलिएट मार्केटर, एज अ यूट्यूबर। मैं पहले ओके। ब्लॉगिंग से स्टार्ट करता हूँ। ब्लॉगिंग में अगर कोई नया बंदा आया आता है, या फिर मैं आपका ही लेता हूँ, आप किस तरह से अपने जो भी सब्जेक्ट लाइन है, जैसे कि आपने कुछ देर पहले कहा कि आप गूगल इज अ क्वेश्चन, यू सेड दैट, क्वेश्चन इंजन। हाँ या, हम्म। आप कुछ पूछो वो गूगल जवाब देता है, ठीक है। तो आप इसको किस तरह से तैयार करते हैं, आई मीन टू से आप किस तरह से इस पे वर्कआउट करते हैं, मैं आपका ये थोड़ा स्ट्रेटेजी कुछ जानना चाहूँ।
धीरज भाई मैं आपको क्वेश्चन समझा नहीं, प्लीज रिपीट कर दीजिए। मैंने कहा कि ब्लॉग के लिए आप जब किसी भी मैटर या कंटेंट को तैयार करते हैं तो किन ओके पॉइंट्स को आप रख के उसको किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में वो ब्लॉग लिखते डेफिनेटली। तो अगर मैं आपका क्वेश्चन सही समझाऊं तो आप ये पूछ रहे हो कि जो भी आर्टिकल मुझे लिखना है हैं? तो उस आर्टिकल में मैं क्या ध्यान रखता हूँ, कौन से क्वेश्चन मुझे डालने हैं या फिर एग्जैक्टली। कैसे मैं कंटेंट लिखता हूँ, क्योंकि राइट? यूजर बेस्ड पे आप किस तरह से फोकस करें इस कंटेंट ओके गॉट इट, ठीक है ठीक है। तो धीरज भाई जैसे जो भी आपको टॉपिक पे आर्टिकल लिखना है में। तो मैं कुछ एक चेकलिस्ट फॉलो करता हूँ, कुछ स्टेप्स फॉलो करता हूँ। तो जैसे मैं करता हूँ क्या हूँ, पहले मैं उसी कीवर्ड को सर्च करता हूँ गूगल पे। गूगल में सर्च करने के बाद जो भी हमारे टॉप 10 रिजल्ट आते हैं, ठीक है, उन रिजल्ट्स को मैं थोड़ा सा डीपली रीड करता हूँ, उस कंटेंट में क्या है। तो वहां से मुझे आइडिया होता है कि देखो अगर कोई आर्टिकल गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो चीज प्रोवाइड कर रहा है जो यूजर को चाहिए, हम्म, तभी वो फर्स्ट पेज पे है। जी। और डेफिनेटली जो फर्स्ट पोजीशन पे है वो तो बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन दे रहा है रीडर को उस क्वेरी के लिए। हम्म, तो मैं टॉप 10 पेजेस को रीड करता हूँ, देखता हूँ कि इसमें ऐसा क्या है जो यूजर की इंटेंट से मैच हो रहा है। तो उसके बेस पे मैं अपना एक आउटलाइन तैयार करता हूँ। हमारे पास टूल्स हैं जैसे डायनालिस्ट है, वर्क फ्लोई है, तो उन टूल्स का यूज कर सकते हो। मैं वर्क फ्लो यूज करता हूँ। तो उसमें मैं अपना एक आउटलाइन तैयार करता हूँ कि मेरे को कौन सा सेक्शन बनाना है, उसके सब सेक्शन क्या होंगे, कौन से पॉइंट्स होंगे उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद गेम आता है कीवर्ड रिसर्च का। तो जो टॉप 10 पेजेस मैंने पढ़े हैं उनके कीवर्ड्स मैं एचआरएफ से, एसईएमrush से, जो ऐसे टूल्स हैं हमारे, इनमें जाके उनके कीवर्ड्स देखता हूँ। अब होता क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं, बड़ा अच्छा एग्जांपल है। मान लेते हैं आपने कोई आर्टिकल लिखा था 1 साल पहले, हम्म, ठीक है, वो आर्टिकल रैंक हो रहा है आज के टाइम पे। लेकिन जब आपने लिखा था, आपने मान लेते हैं आपने 5 कीवर्ड ध्यान में रखते हुए वो आर्टिकल लिखा था, हम्म, 500 कीवर्ड पे आप रैंक कर रहे हो। लेकिन आज के टाइम पे वो आर्टिकल 100 कीवर्ड्स पे रैंक हो रहा है, क्योंकि कीवर्ड्स के रिलेटेड तो सारे कीवर्ड रैंक होंगे ही। और जी। जैसे मैंने बोला कि गूगल इज अ क्वेश्चन इंजन, गूगल को पता है कि इसमें वो चीजें हैं जो यूज सर्च कर रहा है। हम्म, तो आपने सिर्फ 5 कीवर्ड टारगेट किए थे ना जब आपने लिखा था आर्टिकल, लेकिन आज के टाइम पे वो आर्टिकल 5 से ज्यादा कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है। जी। तो अगर मैं आपके कीवर्ड्स को देख लूं, ये आर्टिकल किस किस कीवर्ड पे रैंक कर रहा है, तो मैं जानबूझ के यानी कि ध्यान में रखते हुए उन कीवर्ड्स को टारगेट कर सकता हूँ। जी, जी, एकदम। लेकिन आपका आर्टिकल वो टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी रैंक कर रहा है। जी, लेकिन मैं जब आर्टिकल लिखूंगा तो मैं वो कीवर्ड्स को टारगेट करूंगा, तो मेरा आर्टिकल डेफिनेटली आपके आर्टिकल से ज्यादा बेटर बनेगा। एकदम ही होगा। बहुत सारे हैं, ऐसे देखने को मिलता है। ये हकीकत की बात है। आप एकदम प्रैक्टिकल वाली बात बोल रहे हैं। राइट? तो मैं यही करता हूँ, मैं कीवर्ड्स को निकालता हूँ कि कौन से कीवर्ड्स पे मेरे कंप्यूटर को ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, कौन से कीवर्ड्स पे रैंक कर रहे हैं, और कौन कौन, उससे ना देखो सारी क्वेरीज मिल जाती हैं। यूजर ने कौन सी क्वेरी डाली थी इस कीवर्ड को पढ़ने के लिए, या फिर ये आर्टिकल किस क्वेरी पे शो हुआ गूगल पे। हम्म, वो क्वेरीज को मैं कोशिश करता हूँ अपने कंटेंट के अंदर किस तरीके से एडजस्ट करूँ। और एक और टिप जो हमारे न्यू बिगनर्स हैं यहाँ पे, टिप क्या है कि अगर आप कोई क्वेरी डाल रहे हो, कोई कोई कीवर्ड टारगेट कर रहे हो कंटेंट के अंदर, तो जरूरी नहीं होता कि आपको एग्जैक्ट सेम फॉर्मेट में वो कीवर्ड डालना है। आप उस कीवर्ड का मीनिंग समझो, तो वो चीज आपके कंटेंट में होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि आपको एग्जैक्ट सेम फॉर्मेट में कीवर्ड डालना ही डालना है। अगर सेम डालोगे तो वो कीवर्ड स्टफिंग हो जाएगी, या फिर कंटेंट पढ़ने में मजा नहीं आएगा। तो जी। उस क्वेश्चन का आंसर आपके कंटेंट में होना चाहिए जिसको पढ़ के यूजर को सब कुछ समझ में आए। और उसके बाद तो डेफिनेटली लिंक बिल्डिंग काम आती है। थोड़े बहुत लिंक्स बनाओगे तो आर्टिकल रैंक हो जाता है। मेरा तो स्ट्रक्चर यही रहता है। चलिए, ये ब्लॉगिंग की दुनिया गई। अब मैं एफिलिएट पे आता हूँ। एफिलिएट पे आप ओके। किस तरह से प्रोडक्ट्स चूज करते हैं, या अपने जो टारगेट ऑडियंस है उसको किस तरह से आप टारगेट करते हैं? पहले तो मैं ये सोचूंगा, पूछूंगा कि एक देखिए, आज के डेट में हर कोई देख रहा है। सेमरस में आपका 10,000 से ऊपर का सेल, बंदा वही देख के पागल होगा पहले कि भाई अंकित भाई कर रहे हैं, मैं भी कर लूंगा। और वो ये नहीं जानते कि उसके पीछे की कितनी मेहनत है और कहानी है, वो राइट। कोई नहीं देखना चाहता है। हाँ, मतलब वो देखा मतलब मैं कर लूंगा। हाँ, तो मैं इस तरह हम्म। से, जैसे कि आपने एक प्रोडक्ट के बारे में ना, क्योंकि आपके जो फेसबुक पेज पे मैं लगातार आपको फॉलो अप करते ही रहता हूँ, मैं देखते ही रहता हूँ। हाँ हाँ। तो okay। इस तरह के बोलोगे आप, जिस तरह से जो प्रोडक्ट्स को आप चूज करते हो, या कोई भी एक बंदा जब चूज करेगा तो किस तरह से चूज करेगा एफिलिएट? मैं यहाँ पे देखो, वैसे मेथड्स बहुत सारे होते हैं। हम्म, मैं क्विकली एक बार, मेरे तीन फेवरेट मेथड्स हैं, मैं क्विकली वो बता देता हूँ, उसके बाद मैं एक स्ट्रेटेजी दूंगा
हम्म, जो हमारे व्यूअर्स को काफी हेल्प मिलेगी जिससे। तो जरूर। क्विकली क्विकली मेथड की बात कर लेते हैं। पहला मेथड तो आप गूगल पे जाइए, अपना निश प्लस एफिलिएट प्रोग्राम सर्च कीजिए। हम्म, जैसे मैं ब्लॉगिंग निश में हूँ तो मैं क्या करूंगा, ब्लॉगिंग एफिलिएट प्रोग्राम्स, सिंपल, या फिर वर्डप्रेस एफिलिएट प्रोग्राम्स। हम्म, ये एक मेथड है, लेकिन इसमें कमी क्या है, इसमें सारे वो आ जाएंगे प्रोग्राम्स जो अच्छे हैं और बुरे हैं, दोनों आ जाएंगे। हमको नहीं पता कि ये कितना कन्वर्ट होगा या ये प्रोडक्ट अच्छा है भी कि नहीं, राइट। सेकंड मेथड है कि आप किसी भी एफिलिएट मार्केट प्लेस को ज्वाइन करो, जैसे शेयर सेल, कमीशन जंक्शन, क्लिक बैंक, जेविजू, इम्पैक्ट, एवनगेट, एविन, ये बहुत सारे एफिलिएट नेटवर्क्स हैं। इनको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको कैटेगरीज वाइज सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। पर अगेन वी डोंट नो कि कौन सा प्रमोट करना चाहिए। तो इसका जो मेरा बेस्ट सॉल्यूशन है वो ये है कि आप अपने जिस भी आप निश में हो, उस निश में जितने भी ब्लॉग्स हैं, उन ब्लॉग्स की आप लिस्ट बनाओ। आप एक एक्सेल फाइल तैयार कर सकते हो, गूगल शीट तैयार कर सकते हो, उसमें ना जितने भी ब्लॉग्स हैं आपके निश में, आप उन निश ब्लॉग्स की एक लिस्ट बना लीजिए और उन ब्लॉग्स को कैटेगरी वाइज कर ले कि जो ब्लॉग ज्यादा फेमस है। जैसे मेरे निश में शॉर्ट में लाउड है, जी। राइट, बहुत ज्यादा पॉपुलर ब्लॉग है, या फिर वर्डप्रेस में डब्ल्यू डब्ल्यू बिगनर्स है। हम्म, इस तरीके के ब्लॉग्स को आप फिल्टर कर लीजिए कि कौन सा ब्लॉग ज्यादा फेमस है, ज्यादा कम फेमस है। अब वो ब्लॉग अगर इतना फेमस है तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ प्रमोट कर ही रहा होगा। ठीक है। तो अगर इतना बड़ा ब्लॉग उस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है, तो आई डोंट थिंक कोई जरूरत है वेरीफाई करने की कि प्रोडक्ट कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है। ये तो कॉमन सेंस है। एकदम। अब मैं एससीएम को प्रमोट कर रहा हूँ तो, और मैं शो भी कर चुका हूँ ऑनलाइन कि हाउ मच आई एम मेकिंग फ्रॉम एससीएम रश, उसके बाद भी अगर कोई उस पर डाउट करेगा कि ये प्रोडक्ट अच्छा है भी कि नहीं, तो डेफिनेटली वो उसकी मिस्टेक होगी, एकदम एकदम। राइट। तो मैं ये करता हूँ, मैं अपने कॉम्पिटेंट्स की लिस्ट बनाता हूँ, वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं वो एक साइड में लिखता हूँ, और उसके बाद वन बाय वन उनको अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग प्लान करता हूँ कि कैसे इनको प्रमोट करना है। तो ये मैं करता हूँ, मेरा प्रोसीजर यही रहता है। आई होप ये एकदम एकदम। और अब जो आखिरी आता है, जब अब अभी आप एज अ यूट्यूबर भी होंगे और काफी हम्म। अच्छा सक्सेस भी पा रहे, ग्रो भी आपका बहुत अच्छा हो रहा है, ग्रोथ भी बहुत ही अच्छा हो रहा है, मतलब बहुत बहुत ही अच्छा हो रहा है, जो मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। तो इस बारे में भी ओके। जरा प्रो टिप्स आप अपना दीजिए। मैं वैसे यूट्यूब में ऑलमोस्ट 2014 से कर रहा हूँ, पर मैं कंसिस्टेंट नहीं था। अब मैं दोबारा से एक्टिव हूँ थोड़ा यूट्यूब में। तो ग्रोथ का रीजन ये है कि मेरे पास अपनी ऑडियंस ऑलरेडी है। मेरी ईमेल लिस्ट है, मेरा फेसबुक ग्रुप है जिसमें 9,000 मेंबर्स हैं। तो मैंने क्या किया, मैं यूट्यूब से मेरा यूट्यूब चैनल यूट्यूब के थ्रू ग्रो नहीं हो रहा, मेरा यूट्यूब चैनल फेसबुक के थ्रू ग्रो हो रहा है। मेरे को जो क्वेश्चंस मिलते हैं अपने ब्लॉगिंग कम्युनिटी से, उन पर मैं वीडियोस बनाता हूँ और वो लिंक शेयर कर देता हूँ जाके ग्रुप के अंदर। तो वहां से जो ग्रुप जो फॉलोअर्स हैं मेरे, वो यूट्यूब पे आ रहे हैं। तो एक टिप मैं ये देना चाहूंगा, आपने जितने भी चैनल्स हैं, जितने भी कॉमेडी चैनल हैं, जो बड़े चैनल हैं, जरा उनको उनको नोटिस करो क्या करते हैं। वो बोलते हैं फॉलो करो मैं इंस्टाग्राम पे, हम्म, फॉलो करो फेसबुक पे। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक ही जगह अगर आपकी ऑडियंस रहेगी तो आपका उस पर कंट्रोल नहीं है। जस्ट अगर कोई भी मिस हैपनिंग होती है, आपका पेज उड़ जाए या यूट्यूब चैनल बंद हो जाए, कुछ भी अगर होता है, तो आपकी ऑडियंस ओवरनाइट आपकी ऑडियंस चली जाएगी आपसे। तो एक एडवाइस ये है यहाँ पे कि अपने ऑडियंस को डाइवर्सिफाई करो, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आप उनको होल्ड रखो। अब मेरे केस में ईमेल ईमेल लिस्ट भी है, फेसबुक ग्रुप भी है, सोशल फॉलोअर्स भी हैं, ब्लॉग का ट्रैफिक भी है। तो मैं हर जगह अपने यूट्यूब चैनल को प्रमोट कर रहा हूँ। वो सारी ऑडियंस मेरे यूट्यूब पे आ रही है। और यूट्यूब से फिर अगेन मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि मेरा ब्लॉग मास्टर ब्लॉगिंग है। तो अगेन फिर मैं यूट्यूब से उस ट्रैफिक को अपने ब्लॉग पे लेके जा रहा हूँ। तो जो ट्रैफिक यूट्यूब से आ रहा है वो ब्लॉग पे, और जो ब्लॉग पे आ रहा है वो यूट्यूब पे। तो इससे दोनों प्लेटफॉर्म ग्रो हो रहे हैं। अच्छा अच्छा। जी, अब समझ में आया। चलिए, अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा आपके ग्रुप और आपके कोर्सेज के बारे में, फेसबुक ग्रुप के बारे में और कोर्सेज के बारे में। कैसे कोई हम्म। कोर्स ज्वाइन कर सकता है और उसके स्ट्रेटजीज कैसे-कैसे हैं? जैसे कि मैंने सिद्धार्थ भाई का भी लिया था। सिद्धार्थ भाई ने अपने पूरा टोटल स्ट्रेटजी बताया था, वो किस तरह से वो एक स्टूडेंट्स के पीछे काफ़ी खटते हैं। मतलब राइट। वो अपने आप बंदे को तैयार कर देते हैं। मुझे नहीं लगता बंदे को कैलिबर की ज़रूरत नहीं, वही तैयार कर देते हैं बंदों को। राइट, बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी उनसे सीख रहा हूँ। तो मेरे भी रिजल्ट्स शायद आपने देखे हो ड्रॉप शिपिंग के।
जी जी जी, मैंने देखे अभी। राइट। तो ग्रुप की बात करते हैं। ग्रुप मेरा मास्टर ब्लॉगिंग, मेरे ब्लॉग के नाम से ही है मेरा ग्रुप, जिसमें मैंने बोला कि 9,000 मेंबर्स हैं। उसमें मैं अभी तो एक्टिव, मतलब एक्टिव इन द सेंस मैं तो एक्टिव हूँ, लेकिन पहले मैं क्या करता था, पहले मैं वेरी फ्रिक्वेंटली कुछ लाइव सेशंस करता था। तो अभी कुछ हेल्थ इश्यूज हैं तो मैं वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ। तो वहां पे मैं काफी एक्टिव हूँ, लाइव सेशंस करते रहते हैं हम। तो और जो भी न्यू बिगनर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, उनके लिए अच्छा रिसोर्स है कनेक्ट रहने का अदर ब्लॉगर्स के साथ। और कोर्स की बात करें तो मेरे ब्लॉग के ऊपर ही एक नेविगेशन है, लर्न ब्लॉगिंग। अगर आप masterlogging.com पे जाएंगे, या फिर मेरे कोर्स का नाम है मास्टर लॉगिंग प्रो, आप सर्च कर सकते हैं। उसमें काफी सारे मॉड्यूल्स हैं ब्लॉगिंग, एसईओ और एफिलिएट मार्केटिंग के। साथ में जो भी अपडेट्स जो मेरे को मिलती हैं, जैसे किसी ने अभी क्वेश्चन किया था लास्ट में कि ईमेल मार्केटिंग के बारे में बताइए, उसमें फनल्स और ऑटोमेशन कैसे बनते हैं। तो वैसे वो कोर्स का पार्ट नहीं था, लेकिन फिर भी कोर्स के मेंबर्स ने क्वेश्चन पूछा था मुझसे, बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि हमें फनल्स के बारे में बताओ। तो उसमें मेरा एजेंडा क्या रहता है, मेरी स्ट्रेटेजीज क्या रहते हैं कोर्स में, कि कोर्स क्या है, एक फेसबुक ग्रुप है हमारा मास्टर लॉगिंग प्रो नाम से, सीक्रेट ग्रुप है, मेंबर्स ओनली ग्रुप है। उस ग्रुप में सारी वीडियोस हैं जो आप देख सकते हैं। उसके अलावा वीडियो देखेंगे और आपको लगता है यार मुझे किसी टॉपिक पे हेल्प चाहिए, तो आप वो टॉपिक आप कमेंट कर सकते हैं, ग्रुप में डाल सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, और उसके बेस पे फिर मैं वीडियोस बनाऊंगा। तो मतलब ये कोई फिक्स मॉड्यूल वाला कोर्स नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि एक बार रिकॉर्ड कर लिया तो 10 साल तक वही मिल रहा है आपको। ये हर टाइम अपडेट होता रहता है। जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं मैं उस पर वीडियोस बनाता हूँ और मेंबर्स को मिलती हैं वीडियोस। तो ये एक प्रोसेस है हमारा जो फॉलो करते हैं। कोई क्वेश्चन आपको तो इसके रिगार्डिंग आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी नहीं, ये आपका पर्सनल ग्रुप है और मैं इसका ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा, साथ ही साथ जो फेसबुक पे ग्रुप का लिंक है वो सारा वहाँ पे शेयर कर दूंगा, साथ ही साथ आपका जो ब्लॉग का लिंक है वो भी दे दूंगा, ताकि लोग आपको पढ़े और समझे, क्योंकि आपके ब्लॉग में ही इतना कुछ दिया गया है जहाँ से मुझे लगता है पढ़ने के बाद एक बहुत अच्छा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन सबको मिलेगी। डेफिनेटली ब्लॉग में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, और अगर आप कोई भी लेटेस्ट आर्टिकल देखोगे मेरा, तो मेरे सारे आर्टिकल्स लगभग 4,000 वर्ड्स के होते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि अगर आप आर्टिकल लिख रहे हो तो सिर्फ कीवर्ड से फोकस ना करो, आप पूरे टॉपिक पे फोकस करो कि उस टॉपिक में आप क्या क्या कवर कर सकते हो। तो यही चीज मैं खुद फॉलो करता हूँ। तो सारे आर्टिकल्स मेरे इन डेप्थ हैं, तो डेफिनेटली अगर आप पढ़ोगे तो बहुत कुछ आप वैसे ही सीख जाओगे। जी। और चलिए थोड़ा इससे हटकर क्वेश्चन करते हैं, हाँ, कि आज के डेट जी। में देखिए नीचेस का बहुत कंपटीशन है, हम्म। और मैंने देखा है ऐसे बहुत से यूट्यूबर्स भी है, ब्लॉगर्स भी हैं, जो बोलते हैं, सजेस्ट करते हैं कि आप इस निच पे जाओ, हालांकि उस पर कंपटीशन काफी ज्यादा है। मुझे नहीं लगता कि आज के डेट पे कोई भी निच आपको खाली मिलेगा, हर एक निच पे ही कंपटीशन आपको मिलेगा। आप इस बारे डेफिनेटली। में जरा आप अपना इसमें किसी किसी बंदे को अगर निच पे, मान लीजिए किसी को टेक के ऊपर पे काम करना है, ठीक है, वो चूज कर रहा है कि मैं टेक पे करूंगा। अब टेक पे एनडीटीवी आज तक वाले आ गए हैं, तो एक ब्लॉगर बंदा बेचारा क्या जाके खड़ा करेगा वहां पे, सिंपल सी बात। डेफिनेटली। डेफिनेटली। तो इस बारे में आप जरा सा मुझे एलाबरेट कीजिए कि किस तरह से इस पे वर्कआउट कर सकता है एज अ नीश चूजिंग करने में, और हम्म। उसको किस तरह से वर्कआउट करना ठीक है, पहले हम बात करते हैं कि निश सिलेक्शन के बारे में। देखो, मुझसे भी ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है ग्रुप में कि कोई अच्छा निश बता दो, कोई प्रॉफिटेबल निश बता दो हमें, इस पे हम काम कर सकें। तो कोई भी आपको प्रॉफिटेबल निश नहीं बता सकता, और उसको पता भी होगा तो वो आपको क्यों बताएगा। है। एकदम सिंपल सी सही। बात ये है। बिल्कुल सही। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। और जैसे आपने बोला कि हर निश में कंपटीशन है आज के टाइम पे, तो निश हर निश में कंपटीशन है, और हर निश आसान है रैंक करवाना। देखो, मैं एक चीज बोलता हूँ अपनी ट्रेनिंग के अंदर, कि आपको बिग प्लेयर्स के साथ compete नहीं करना, आपको उनको कॉम्प्लीमेंट करना है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं ब्लॉगिंग निश में हूँ, और कुछ आर्टिकल्स मेरे एसईओ पे भी लिखता हूँ मैं। अब एसईओ के आर्टिकल्स तो ब्रांडिन भी लिख रहा है, बैकलिंको.com, जी एकदम। वो भी लिख रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ वही रैंक कर रहा है, मैं भी रैंक कर रहा हूँ, एकदम। मैं भी अर्निंग कर रहा हूँ सेम निश में। तो डिफरेंस क्या है, जितने जितने बड़े ब्लॉग्स हैं डेफिनेटली वो सारे कीवर्ड्स टारगेट नहीं कर रहे। आपको कीवर्ड से खेलना आना चाहिए। आपको पता है, जैसे कुछ छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब मान लेते हैं कि
बैकलिंक को बहुत बड़ा ब्लॉग है, और वो कीवर्ड लिख रहा है होस्टिंग के बारे में। ठीक है, आर्टिकल लिखा होस्टिंग के बारे में, तो होस्टिंग पे एक ही कीवर्ड तो है नहीं, कीवर्ड तो बहुत सारे हैं, जैसे कि चीप क्लाउड होस्टिंग, उसको तो आप टारगेट कर सकते हो। एकदम। या फिर एक कीवर्ड था चीप क्लाउड होस्टिंग फॉर ऑन मंथली बेसिस, हम्म, इसको तो आप टारगेट कर सकते हो। एकदम एकदम सही। तो ऐसा नहीं है कि आप रैंक नहीं कर सकते, हर निश को रैंक करवा सकते हो, हर निश में आप बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, निश कॉम्पिटिटिव्स हैं, लेकिन उसके अंदर कीवर्ड्स तो बहुत सारे हैं। आप यूजर की क्वेरी को समझो, क्या क्या सर्च कर रहा है। और अगेन जैसे मैंने बोला कि कोई भी निश आपको नहीं बताएगा, निश आपको खुद देखना पड़ेगा कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है। अब मैं तो बोल दूंगा कि भाई धीरज भाई ब्लॉगिंग निश बहुत अच्छा है, आप ब्लॉगिंग निश का ब्लॉग बनाओ, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं तो कैसे लिखोगे आप? आपको ब्लॉगिंग निश की नॉलेज ही नहीं है तो आप कैसे कैसे काम करोगे? सही बात है, अगर मेरे पास आपका नॉलेज नहीं रहेगी आप तो कैसे करूंगा। हाँ डेफिनेटली, आपको मजा आता है गोल्फ में तो आप गोल्फ का ब्लॉग बनाओ, आपको मजा आता है राइटिंग में तो आप राइटिंग का ब्लॉग बनाओ। मुझे मजा आता है ब्लॉगिंग में, एफिलिएट मार्केटिंग में, तो मैं उसके बारे में लिखता हूँ। तो अपने इंटरेस्ट के साथ चलो, और ये देखो कि वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं। और एक बात और, जैसा आप बोला कि यार कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। कंपटीशन कहाँ होता है? जहाँ प्रॉफिटेबिलिटी होती है। अब एकदम कोई चीज प्रॉफिटेबल है तभी तो लोग फाइट कर रहे हैं उसके लिए। एकदम एकदम। तो ये तो आपके लिए अच्छी बात है कि आपको उस चीज की नॉलेज भी है, आपका पैशन भी है, और साथ में वो चीज कॉम्पिटिटिव भी है। तो वहीं तो मजा आएगा। जहाँ कोई compete ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब वहां उस निश में प्रॉफिट ही नहीं है। सिंपल सी एकदम। बात है। मैं एक और चीज आपसे एक क्विक आपका सजेशन लूंगा। एसईओ वर्ड, एसईओ ये लेके हर कोई स्ट्रगल करता, और हर एक नया बंदा अपने आप को एज अ एसईओ एनालिस्ट बोलिए या एसईओ एक्सपर्ट बोलता है। ठीक है, हर आप अक्सर मिल जाएंगे भाई उसके एक कहीं ना कहीं उसका लिखा हुआ रहता है। तो एसईओ के बारे यस। में मैं आपसे कुछ आपसे टिप्स चाहूंगा, एक प्रो ब्लॉगर की टिप्स। ठीक है, ओके। ऑन पेज और ऑफ पेज दोनों ही रिगार्डिंग। ठीक है, तो ऑन पेज से स्टार्ट करते हैं। अब जैसे आपने बोला कि फ्रॉम अ प्रो ब्लॉगर पर्सपेक्टिव, तो मैं यहाँ उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे कि ऑन पेज एसईओ में क्या क्या होता है। जैसे आपको कीवर्ड टारगेट करने हैं, आपको इमेज ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, आपका ब्लॉग फास्ट लोडिंग होना चाहिए, मोबाइल रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। तो ये सब चीजें बहुत कॉमन है। लेकिन जैसे मैंने स्टार्टिंग में जो मैंने बात की थी, गूगल इज अ क्वेश्चन इंजन। तो सबसे मेजर जो एक ऑन पेज एसईओ फैक्टर है, वो है आपका यूजर इंटेंट। आपका कंटेंट जो है वो सर्चर टास्क अकम्प्लिशमेंट एक टर्म है, कि सर्चर के टास्क को अकम्प्लिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपके गोल को पूरा करता है नहीं करता है। यूजर एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। तो आपके कंटेंट में ऑन पेज जैसे कि जब बात कर रहे हैं हम, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका कंटेंट जो है वो यूजर की क्वेरी को सोल्व कर रहा है या नहीं कर रहा। और अगर सोल्व कर रहा है तो साथ में एसईओ को ध्यान में रखते हुए कि आपने सही जगह पे कीवर्ड्स टारगेट किए हैं नहीं है, या उसमें एलएसआई कीवर्ड डाले आपने, या फिर आपकी इमेजेस अच्छी हैं कि नहीं, इमेजेस कंप्रेस्ड हैं या नहीं है, इमेजेस के फाइल नेम, अल्टरनेट टेक्स्ट जो है, एक्सटर्नल लिंक्स, इंटरनल लिंक्स, मल्टीमीडिया, ये सब चीजें होनी चाहिए कंटेंट के अंदर। तो अच्छा कंटेंट सिर्फ ये नहीं होता कि ये कंटेंट क्वालिटी कंटेंट है। अच्छा कंटेंट वो होता है कि वो कंटेंट को आपने किस तरीके से डिलीवर किया है। आप चाहे 5,000 वर्ड लिख लो एक आर्टिकल में, और बहुत इंफॉर्मेटिव कंटेंट है, लेकिन अगर यूजर को समझने में दिक्कत आ रही है तो वो कंटेंट उसके लिए अच्छा नहीं है, भले ही वो आपके लिए अच्छा हो। तो एट द एंड कंटेंट में यूजर एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। ठीक है, और ऑफ पेज की बात करें तो ऑफ पेज में तो देखो मेजर चीज तो लिंक बिल्डिंग होती है। एकदम ठीक है, लेकिन लिंक बिल्डिंग की बात नहीं करूंगा मैं इसके अलावा एक डिफरेंट बात करूंगा, जैसे हम बोलते हैं ब्रांडिंग। अगर देखो 2019 में एक बहुत बड़ा एसईओ फैक्टर आप कह सकते हो, रैंकिंग फैक्टर नहीं है बट यस एसईओ में इम्पैक्ट जरूर डालता है ये, विच इज ब्रांड सर्च क्वेरीज। आपकी ब्रांड को डायरेक्टली लोग कितने सर्च कर रहे हैं। तो जैसे अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, तो मेरा ब्लॉग है मास्टर ब्लॉगिंग, तो एकदम। गूगल पे अगर डालेंगे आप मास्टर ब्लॉगिंग, तो गूगल सजेस्ट करता है मास्टर ब्लॉगिंग अंकित सिंगला, मास्टर ब्लॉगिंग प्रो, गूगल सर्च कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि लोग डायरेक्टली सर्च करते हैं उस कीवर्ड को, मास्टर ब्लॉगिंग को सर्च करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि आपका ब्लॉग हाई क्वालिटी ब्लॉग है। तो अपने आप सिर्फ लिंक बिल्डिंग पे फोकस मत करो, अपने ओवरऑल ब्रांड की प्रमोशन पे वर्क करो, उसकी ब्रांडिंग पे वर्क करो।
ठीक है, अगर जितने ज्यादा लोग आपके ब्लॉग को डायरेक्टली सर्च करेंगे उतना डेफिनेटली आपकी रैंकिंग हाई होगी। ठीक है, अगर 2 आर्टिकल हैं, फर्स्ट आर्टिकल ने बहुत सारे लिंक्स बनाए हैं लेकिन सेकंड आर्टिकल का यूजर एक्सपीरियंस बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है, तो सेकंड आर्टिकल डेफिनेटली फर्स्ट आर्टिकल को बीट कर देगा, भले ही उसके कितने बैकलिंक्स हों। और ऑफ पेज में बाकी मैं क्या बोलूं, लिंक बिल्डिंग ज्यादा मैटर करती है। तो अंकित भाई, इससे ज्यादा मैं अभी आपको कष्ट नहीं दूंगा, क्योंकि आप बीमार होने के अरे बावजूद भी नहीं, अपना कॉस्टली टाइम मुझे दिए हैं। हाँ, और बहुत जल्दी फिर हम लोग मिलेंगे और कुछ और बड़ा बातें आपसे करेंगे। हाँ, आपने इतना कीमती टाइम हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं यूजर्स को ये बोलना चाहूंगा कि अगर कोई भी किसी भी तरह के क्वेश्चंस वगैरह कुछ भी है, तो मैं लिंक, आपके जो डिटेल्स है वो सारे लिंक्स में अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से वो आपके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या आपके कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अंकित भाई, डेफिनेटली। और आपको बस मैं एक ऐड करना चाहूंगा, अगर आपको हिंदी में ब्लॉगिंग सीखनी है तो मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर हिंदी में वीडियोस बनाता हूँ, तो आप वहां जाके कमेंट कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक पे आपको हेल्प चाहिए तो मैं डेफिनेटली आपकी वहां जी पे उस पर जरूर। वीडियोस बनाऊंगा, आपको मैं हेल्प ये मिलेगी मिस उससे। कर रहा था, मैं आपके दो यूट्यूब चैनल हैं, हाँ, एक इंग्लिश में है, एक हिंदी एक में है, इंग्लिश तो में। जैसा। मैं दोनों का ही लिंक मैं शेयर कर दूंगा, साथ ही साथ आपके फेसबुक और आपके जो ब्लॉग है उसका सारा ही नाम, मतलब जितने मैं सारे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके लोग आपको ज्वाइन कर सके। तो अंकित भाई, बहुत बहुत थैंक यू आपके मतलब कॉस्टली टाइम के लिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। बहुत जल्द आपसे फिर बातें होगी, तब तक के लिए थैंक यू। थैंक यू धीरज भाई, थैंक यू सो मच।